Hello everyone, my name is Pushan and I will be teaching you CSS today. And let me take you to the topics which I will be explaining you today. Am I invisible? Yeah, it Well, is. Yeah, it is. okay, cool. So let me introduce you and revise you the concept of HTML. So बेसिकली आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कर सकते हो एक बिल्डिंग से। ओके, तो HTML एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, तो एवरीवन प्लीज थोड़ा सा इस सेशन को इंटरेक्टिव रखना, ताकि यस या नो बोलते रहना अगर आपको समझ में आया ना है, प्लीज। ओके, तो HTML क्या करता है, इस पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, सो यू कैन सी द इमेज हेयर, अ पर्सन इज बिल्डिंग बिल्डिंग विद ब्रिक्स एंड सीमेंट। ओके, तो जितने भी हमारे टैग्स होते हैं, जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, एंकर टैग्स होते हैं, वो सारे यहीं लगते हैं। ओके, HTML में हम ये काम करते हैं। अब हमने बिल्डिंग तो बना दी, ठीक है, इसके बाद में हमें उसे ऐसे थोड़ी छोड़ देना है। अभी हम उसको यूज़ तो कर नहीं सकते बिना स्टाइलिंग के, तो इसलिए हम वहाँ पे उस बिल्डिंग को पेंट करते हैं। ठीक है, आप इस एग्जांपल से काफ़ी अच्छा समझ सकते हो कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर आप जब पेंट करते हो तभी तो वो यूज़ करने लायक बन सकती है। ऐसे तो आप यूज़ कर नहीं सकते। उसके ऊपर आप पुट्टी लगाते हो, उसके ऊपर आप पेंट लगाते हो, तभी उसकी स्टाइलिंग हो पाती है। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपने बिल्डिंग तो बना दी, पर आपको उसके अंदर क्या करना है, आपको उसका काम तो करना है ना। तो बेसिकली HTML इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, CSS इज द स्टाइलिंग ऑफ द वेबसाइट एंड जावास्क्रिप्ट इज द बिहेवियर ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, तो CSS बेसिकली हम आज पढ़ेंगे। CSS ही हमारा हमारा आज मेन टॉपिक है। ओके, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि CSS तीन तरीके से कॉल हो सकती है। सबसे पहले इंटरनली, दूसरा इनलाइन एंड तीसरा एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल इंटरनल इनलाइन और एक्सटर्नल मैं तीनों आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट मी टेक यू टू द यस कोड। ओके, तो ये आपको कोड दिख रहा है अब। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा कोड है, लेकिन मैं एक बार वापस से कर देता हूँ। कोड को वापस से लिखते हैं ताकि आपको अच्छा एक व्यू मिले। ऐसे सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने बॉयलर पेट ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी हमें CSS को सीखना है तीन वेज से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम टाइटल का नाम देते हैं इसके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, CSS सीखनी है तो CSS डेमो लिख देते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या करा कि अभी सिर्फ टाइटल दिया है, और अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर एक H1 टैग लिखेंगे। हमने लिखा कि दिस इज हेडिंग टैग। ओके, तो हमने ये करा। अब मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके से कॉल हो सकती है, पर किस तरीके से। तो इंटरनल जो कॉल होती है वो होती है हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, और सबसे पहले हम ये ट्राई करते हैं हेड सेक्शन के अंदर। तो जैसे हमने यहाँ पे कोई भी H1 टैग लिखा, मैं एक पैराग्राफ टैग भी लिखता हूँ, लॉरेम एप्सन, हमने ये लिख दिया। अब अगर मुझे इस H1 के अंदर स्टाइल ऐड करनी होगी तो मैं कैसे करूँ, तो मैं हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल टैग, जो हमारी स्टाइलिंग करता है। ठीक है, अब किसी भी जैसे H1 है, H1 टैग है, तो H1 को मैं कैसे बुलाऊंगा कि मुझे इसके अंदर उसके अंदर स्टाइलिंग करनी है। मैं वहाँ लिखूंगा H1। ठीक है, H1 के अंदर मुझे स्टाइलिंग ऐड करनी है, और क्या ऐड करनी है कि उसके कलर को मुझे रेड कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने हेड सेक्शन के अंदर H1 टैग के अंदर उसका कलर चेंज करा है। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? प्लीज यस या नो कर दो, Yes, एनीवन? sir. Yes, yes. ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिर्फ कलर चेंज किया। अब इसको एक बार जरा देखते हैं जाकर के ये कैसा दिख रहा है। अभी देखो, जैसे यहाँ पर लिखा था ना, इससे पहले अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर इसको हटा दूँ यहाँ से, मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, तो अब ये चेंजेस आपके पास में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अभी ये सब काला दिख रहा है। ठीक है, और बाकी सब नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने हेड सेक्शन के अंदर को कॉल किया, तो मुझे तुरंत दिख गया, कलर रेड हो गया। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से कर सकता हूँ मैं।
जैसे H1 के अंदर मैं अगर एक क्लास ऐड कर दूं, H1 के अंदर मैंने क्लास ऐड कर दिया, बोल दिया इसको हेडिंग, ठीक है। अगर मैं इन जनरल नहीं लगाना चाहता, हो सकता है कि H1 जो है वो कई जगह यूज हो रहा हो, तो ये H1 तो बहुत जगह यूज हो जाएगा, है ना। जैसे अब मान लो बॉडी के नीचे भी मैं एक H1 टैग इंक्लूड कर देता हूँ। मैंने H1 टैग इंक्लूड किया, बोला कि दिस इज हेडिंग 2, ठीक है। ये भी तो एक H1 टैग है। तो अब ये H1 जहाँ जहाँ इस बॉडी के अंदर H1 दिखेगा, हाँ वहाँ पर ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एक बार जाके देखते हैं। अब ये दोनों जगह हो गए, लेकिन मुझे ये चाहिए कि सिर्फ ऊपर वाले पे ही लाल हो, ठीक है, नीचे वाले पे ना हो। तो क्या करूँगा अब मैं ये करूँगा यहाँ पे जा करके, क्योंकि मैंने इसको क्लास दी है ना हेडिंग नाम की, ठीक है, तो मैं इसके अंदर इंडिविजुअली चेंजेस कर सकता हूँ। अब मुझे वन का तो मैंने कर दिया, अब क्लास को मैं कैसे लिखता हूँ, मैं क्लास को लिखता हूँ डॉट करके, ठीक है, डॉट हेड, ठीक है। इस तरीके से हम कॉल करते हैं ताकि हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अब मान लो मैंने इसका कलर कर दिया, मैंने कर दिया इसका कलर ब्लू वालेट, मैंने कंट्रोल सेव करा, अब जा करके देखा चेंजेस हमारे विजिबल हो गए, ठीक है। क्या समझ में आया? ठीक, Yes, yes. यस आ गया। तो अब एक काम करते हैं, जैसे अभी क्या क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि हम इंटरनली CSS कैसे लगा सकते हैं। ये वाला पार्ट हमने सीख लिया। कौन सा? ये वाला इंटरनली, जो हमारा पहला पार्ट था, जब हमने हेड सेक्शन के अंदर CSS ऐड कर दिए। अब हम करते हैं इनलाइन, मतलब कि उसी लाइन के अंदर CSS ऐड करना, ठीक है। जैसे अब जैसे मान लो कि ये P टैग है, अब इस P टैग को मुझे चाहिए कि अब इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इस P टैग के अंदर स्टाइल ऐड करूँगा। इन लाइन मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी पर्टिकुलर लाइन के अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो कहीं नहीं होगा, सिर्फ इस लाइन में होगा। स्टाइल ऐड करता हूँ कि इसका जो कलर तो यूज़ कर लिया मैंने, देता हूँ कि जो कलर यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कलर यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। कलर यूज़ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कि कलर ग्रीन कर दो मेरा, ठीक है। इस लाइन के अंदर मैंने ऐड कर दिया और अब ये ग्रीन हो जाती है। बहुत छोटा P टैग बहुत छोटा दिख रहा है, तो एक बार क्या करते हैं, P टैग के अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। हमने P टैग को थोड़ा सा बड़ा बनाना, मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, मैं बोलूँ कि कर दो 5 रैम, ठीक है। मैं 5 रैम करता हूँ, चेंज ज़्यादा ही ठीक है। एक काम करता हूँ 1 रैम देता हूँ, 1 भी सही, हाँ थोड़ा ठीक है, 3 भी दिख रहा है। और अब इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं ताकि ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। तो फॉन्ट का वेट मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे फॉन्ट का वेट क्या होता है, जैसे थोड़ा सा उसको बोल्ड दिखाना, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोल्ड लिखा हुआ है, मैं बोल्ड को ही करता हूँ, मैंने बोल्ड करा उसको ताकि वो थोड़ा सा और उभरा हुआ दिखे, ठीक है। अब देखता हूँ चेंजेस, हाँ ये बिल्कुल अब थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे मैंने P को ऐड करा और यहाँ आपको दिख गया ना कि मैंने P के अंदर इसी लाइन के अंदर, यानी कि पर्टिकुलर 26वीं लाइन के अंदर मैंने जो है चेंजेस अप्लाई करे, ठीक है। और वो रिफ्लेक्ट हो गए हैं। ये इसको क्या कहते हैं, इनलाइन CSS कहते हैं। और इसको जो हम हेड सेक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इंटरनल CSS। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई हैं? एनीवन? कुछ तो बोल दो यार। Yes, one question. Inline CSS में कोई लिमिट्स रहती है कि हम लाइक 2 या 3 बार ही स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप कर सकते हो, जैसे कॉमा लगा करके आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने अप्लाई करना है, उसका विड्थ बढ़ाना है, ठीक है, उसका विड्थ बढ़ाना है, विड्थ करा के आपको 5% कर देना है, ठीक है। 15% हो गया, 5% हो गया। अब जाके देखते हैं स्टाइलिंग। अब देखो यहाँ से आप इसकी विड्थ इंक्रीज कर दी ना 5% से, तो आपने यहाँ पे क्या करा है कि 1.2% कर देता हूँ, ठीक रहेगी, कोई बात नहीं। जैसे अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने स्टाइल के अंदर कलर चेंज किया था ना, लेकिन अब हमने कुछ और चीज़ ऐड करनी है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, विड्थ विड्थ उसकी बढ़ा दी,
समझ आ रही है? अब इसका जैसे मुझे हाइट बढ़ानी होगी, उसी टेक्स्ट की हाइट बढ़ानी है, तो मैं हाइट भी बढ़ा सकता हूँ। हाइट बढ़ा के ड्रॉप डाउन क्यों नहीं आ रहा है? ओके ओके, मैं गलत जगह पे कर रहा। इस सेमी कॉलन के बाद में ही होता है, ठीक है। तो हाइट अगर मुझे बढ़ानी है, ये 1 रैम, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, 2.5 रैम कर देते हैं और विड्थ घटा देते हैं। विड्थ काफ़ी जगह ले रही है, समझ नहीं आ रहा होगा आपको। तो देखो अब थोड़ी हाइट बढ़ी है इसकी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनलाइन के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज़ ऐड कर सकते हैं, सिर्फ उसका कलर ऐड कर सकते हैं। हम जितनी भी फंक्शनैलिटीज होती हैं वो सारी की सारी हम ऐड कर सकते हैं उसी लाइन के अंदर। जो काम आप इंटरनल में कर सकते हो, वही काम आप इनलाइन के अंदर कर सकते हो, और वही काम आप एक्सटर्नल के अंदर कर सकते हो, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि उसी कोड को जिसे हम स्टाइलिंग होती है वो अपने HTML कोड से थोड़ा सा अलग रखें, क्योंकि कोड बहुत कम्बसम हो जाता है। जैसे अगर आपको अभी दिख रही होगी ये लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी लिख रही है, ये कोई अच्छी कोड प्रैक्टिस नहीं है कि हम स्टाइलिंग भी उसी HTML टैग के अंदर ऐड करें, ठीक है। मतलब अगर कुछ टैग्स होते हैं जहाँ पर मतलब स्पेसिफिक हमें कुछ करना हो तभी वो इनलाइन यूज़ होता है, ठीक है। जैसे एक बहुत बड़ा कोड आपका है, उसके अंदर आपको एक ही पी टैग के अंदर, किसी पी टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड करनी है, आप करना भूल गए, तो आपने बोला चलो मैं यहीं ऐड कर लेता हूँ, तो वहाँ वो चीज़ यूज़ आती है। तो ये थोड़ा सा आसान बना देता है CSS, ठीक है। तो हमने अभी दो चीज़ें सीख ली हैं, एक तो अपना इंटरनल CSS सीख लिया है, और दूसरा अपना इनलाइन CSS सीख लिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब एक्सटर्नल CSS देख, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं कट कर लेता हूँ और आपको एक्सटर्नल CSS बताता हूँ। अब एक्सटर्नल CSS ऐड करनी है तो जाहिर सी बात है हमें एक एक्सटर्नल फाइल भी बनानी पड़ेगी। तो एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, उसका नाम दे देते हैं index.css, ठीक है। एक नाम, और वो बन गई। अब बना तो दिया, पर हम इसे कॉल भी तो करना है ना। कॉल कैसे करेंगे हम यूज़ करेंगे लिंक टैग, जो हमें index.css के पास में ले जाएगा। तो हमने लिंक टैग यूज़ किया, और यहाँ पे जो रिलेशन है ये स्टाइल शीट है, ठीक है। और href मतलब कि हमें उस स्टाइल index.css पे ले जाओ, इसका मतलब ये है कि हमें उसको रेफर कर दो, ठीक है। तो index.css जब हम यहाँ लिखेंगे तो हमारी वो फाइल कॉल हो जाएगी। अब जो पार्ट हमने यहाँ पर इंटरनल CSS में इतना बड़ा वाला लिखा था, अब उसी चीज़ को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, Ctrl+V, ठीक है। हमने यहाँ पे ये चीज़ ऐड करी थी, हेडिंग की, H1 की, P की, हमने ऐड करा था वहाँ पर। तो अब हम इसको देखते हैं चला करके क्या ये चलता है या नहीं। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि वो चेंजेस जो हैं वो ना दिखे हमें। जैसे हम यहाँ पे गए और अब रिफ्रेश करा, अब देख रहे हो आपकी सब सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो भी काला ही नजर आ रहा है। हाँ, अब एक चीज़ देखो आप, कि सिर्फ ये जो बीच वाला है पी टैग वो सिर्फ ग्रीन दिख रहा है। तो कोई बता सकता है मुझे ऐसा क्यों है? because of inline CSS. बिल्कुल सही। तो इसकी जो प्रायोरिटी है मैं आपको बताऊं, तो ये मेरा अगला ही टॉपिक था बताने का, लेकिन ये मैं क्वेश्चन ही पूछ लिया आपसे। तो आपने सही बताया कि जैसे प्रायोरिटी ऑफ CSS है ना, वो सबसे पहले होती है इनलाइन की, क्योंकि वो उस लाइन के अंदर पर्टिकुलर है। फिर बाद में होती है इंटरनल की, और फिर बाद में होती है एक्सटर्नल की, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई, एक टॉपिक भी कवर हो चुका है हमारा। अब वापस चलते हैं कोड के ऊपर। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इस चीज़ को कॉल करता हूँ वापस, और आपको चेंजेस दिखाता हूँ। वापस वही चेंजेस मिलेंगे हमें, तो कमेंट आउट कर दिया है, और अब जाते हैं वहाँ पर, तो रिफ्रेश करते हैं, अब चेंजेस मिले, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया कि CSS को 3 जगह से कॉल किया जा सकता है। अब इसको, इसके अंदर किसी को डाउट है? निबन, किसी को डाउट है? एनीवन? नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ, No. ठीक है ना। तो अभी जैसे एक प्रॉपर्टी है कलर की मैं आपको बता ही दी है कि जैसे हम किसी टेक्स्ट को कलर चेंज कर सकते हैं। अब जैसे बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड का मैं बता देता हूँ। जैसे ये अभी कितना बेकार सा दिख रहा है यार अभी, हाँ ये भी कितना बेकार सा लग रहा है। क्यों ना इसके पीछे कोई बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब कुछ CSS ऐसी होती है जो पूरी बॉडी के लिए वैलिड होती है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए कुछ नहीं करते। जैसे आपने अगर आपने SQL यूज़ किया होगा या फिर जावा यूज़ किया होगा, तो वहाँ पे जैसे यूज़ होता है ना java.util.star, हम वहाँ पे सारी की सारी हेडर फाइल्स ऐड कर देते हैं,
या फिर आपने एस्ट्रिक साइन, आपको पता होगा एस्ट्रिक साइन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ों के लिए यूज़ हो जाता है, सारी बॉडी के लिए। तो अब अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज़ करूँगा, मान लो मैंने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया, ग्रीन यूज़ कर लिया, ठीक है, ये देखो ग्रीन हो गया ये। तो अब ये बैकग्राउंड कलर भी हमारा हो गया। अब मान लो कि अब जैसे बैकग्राउंड कलर तो हो गया, अब दूसरा है बैकग्राउंड इमेज। अब इसी के पीछे अगर मुझे बैकग्राउंड इमेज लगानी होगी तो मैं लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ ऐसे। लेकिन उसके लिए हाँ, बैकग्राउंड तो एक ही अप्लाई हो सकता है ना, अब या तो कलर चलेगा या तो इमेज चलेगी। तो उसका इसके लिए तो हमें बैकग्राउंड कलर को कमेंट आउट करना पड़ेगा, तभी हम बैकग्राउंड इमेज लगा पाएंगे। जैसे आपको इमेज लगानी है, जैसे एक डाउनलोड कर रखी है, मैं उसी को कॉल कर देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। अब इसको हम यूआरएल के अंदर ऐड करते हैं, नॉर्मली हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, और बोलते हैं एवेंजर्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया। अब इसको ना यहाँ नहीं ऐड कर देना चाहिए, इसको कहीं और ऐड कर देना चाहिए, तो दूसरी जगह ऐड करके दिखाता हूँ। हाँ, इधर पी के बाद में ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे अब इमेज टैग आपने सीखा होगा वेब से, तो उसमें क्या होता है कि सोर्स सोर्स हमारे कहाँ से ला रहे हैं इमेज को, ठीक है, वो बताता है। और ये ऑल्ट क्या है, ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। जैसे मान लो अगर इमेज नहीं चली तो वो क्या दिखाएगी, उस एरिया में क्या नजर आएगा, तो मैं बोलूंगा कि नो इमेज फॉर्म, ठीक है, नो इमेज फॉर्म, मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो ये बताता है। और सोर्स सोर्स मेरे को क्या चाहिए, एवेंजर्स चलाऊंगा मैं, एवेंजर्स डॉट जेपीजी, ठीक है। अब ये तो मैंने दे दिया, अब इसके अंदर चला के देखता हूँ। हाँ देखो, अब इमेज आ रही है हमारी, ई टैग के बाद H1 टैग के बाद में हमारी इमेज जो है हमें विजिबल है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, थोड़ा सा CSS सीखते हैं। जैसे मैंने इसको कोई क्लास दी, मैंने अगर इसको इमेज टैग को कोई ना कोई क्लास दी, जैसे मैंने दी इसको एवेंजर्स, एवेंज दे दी बस, ठीक है, अवेंज दे दी। और अब इंडेक्स डॉट CSS के अंदर जा करके मैंने डॉट एवेंज को कॉल किया। क्लासेस को इसी तरीके से कॉल करते हैं, डॉट करके क्लास नेम लिखा और फिर मैं वहाँ पे जाके डॉट एवेंज लिख दी। अब जैसे इस इमेज है, अब इमेज को मुझे बीच में लेके आना है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा बड़ा करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने अपने हाइट दे दी, मैंने हाइट दे दी 200 पिक्सल, ठीक है, और मैंने विड्थ दे दी, इसकी विड्थ होनी चाहिए कुछ 300 पिक्सल, ठीक है, और इसके तरफ एक बॉर्डर अप्लाई कर दिया करीबन 2 पिक्सल्स का, सॉलिड, और कौन से कलर का, रेड कलर का देते हैं, चलो, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये काम करते करते आपको समझ में आती है। जैसे ये CSS ना बेसिकली प्योर इंग्लिश है, आप जो भी लिखोगे उसका ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको कुछ भी अगर आपको ऐड करना है, आप उसका जरा थोड़ा सा इंग्लिश करो। जैसे हाइट मैंने लिखा था तो हाइट आ गया था, तो आपको हाइट को मिन करना हो, हाइट को मैक्स करना हो, सब चीज़ों के एक प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 3 लगाई है, तो एक बार इसको जरा इसको चेक करते हैं कि हुई नहीं हुई। तो बिल्कुल हो चुकी है, तो बॉर्डर बहुत कम है, 2 पिक्सल्स बहुत कम रहेगा, मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल्स का, बॉर्डर दिख रहा है। तो एक और प्रॉपर्टी है बॉर्डर की, सारी प्रॉपर्टीज हम नहीं देख सकते इस क्लास के अंदर, क्योंकि CSS इतनी बड़ी लाइब्रेरी है जिसको आप मतलब मास्टर नहीं कर सकते। बहुत बहुत बड़े बड़े लोग भी मास्टर नहीं करते, आपको नेट पे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, और खुद ही करना पड़ता है। पर यहाँ पे बेसिक आइडिया लग जाएगा कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बॉर्डर किया था हमने ऐड। अब इसी फोटो को हमने इनलार्ज कर दिया और विड्थ में भी इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर देते हैं हम। हाइट अगर मैं मानूँ 500 पिक्सल, और अगर मैं मानूँ बड़ी हो जानी। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको बॉक्स मॉडल के बारे में बताता हूँ, क्योंकि अब जैसे मान लो अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा बीच में लेके आना पड़े तो कैसे लेके आएंगे, ठीक है। अब मैं उस चीज़ को सीखता हूँ, वो उसको कहते हैं बॉक्स मॉडल। सो सबसे
कि ये मैंने एक प्री डिफाइंड स्निपेट बनाया हुआ है पहले से, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, एक HTML टैग ऐड करा है, वो बॉयलर प्लेट लिखा हुआ है, और इधर इंटरनल CSS लिखी थी अपनी, और ये रहा, ये हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। और अब दिखाता हूँ आपको इसकी स्टाइलिंग, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हाँ ये मैंने नहीं बताया आपको। जैसे इधर मैं आपको अगर करूँ पी टैग को, हाँ पी टैग को अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए, तो अब देखना क्या चाहिए, ये देख, ये पूरा का पूरा सेंटर में आ चुका है। इसको ही कर देते हैं, H1 को भी कर देते हैं, हेडिंग को भी कर देते हैं, उसको भी कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हर चीज़ सेंटर में होनी चाहिए। हम एज्यूम करें, ज़रूरी नहीं है, बस अभी देखने के लिए अच्छा लगता है इसलिए हम वो करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब हमें हर चीज़ सेंटर में दिखेगी, भी दिख रही है, ये भी दिख रहा है, भी हमें अब इसको लाना है। ये इजीली नहीं आता, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा पैडिंग और मार्जिन का, ठीक है। तो वो अभी हम सीखेंगे और फिर में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब पहले वहाँ जाते हैं, ये बॉक्स मॉडल पे। तो अभी यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करा है, और बैकग्राउंड कलर मैंने आपको समझा दिया कि हमने क्या कैसे करते हैं। विड्थ मैंने आपको बता दी कि उसकी इमेज कैसे बढ़ा सकते हैं। बॉर्डर मैंने आपको बता दिया कि बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं। बॉर्डर में ये हो गया आपका साइज, ठीक है। ये आपकी बोल्डनेस की, आपको सॉलिड चाहिए, आपको ग्रुप चाहिए, आपको डैश चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए आप वहाँ पे कर सकते हो। ड्रॉप डाउन हर चीज़ का मिलता है, इसलिए VS कोड यूज़ करने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आती है दो चीज़ें जो कि है पैडिंग और मार्जिन, दो जो चीज़ आपके लिए हो सकता है शायद नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बनाया हुआ है पैडिंग और मार्जिन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पैडिंग और मार्जिन, जैसे कोई भी, जैसे ये आपने मान लो एक बॉक्स है, अब ये कोई भी कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने अब जो पढ़ रहे थे, यहाँ पे टेक्स्ट था, हो सकता है ये इमेज हो, है ना। हम इमेज के लिए तो करने जा रहे हैं अभी। तो इस बॉक्स के अगर हमें अंदर स्पेसेस देनी हो, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको लेके चलूँ बॉक्स मॉडल पे, अगर मैं यहाँ स्पेस चाहता हूँ, इसके बीच में यहाँ चाहता हूँ, यहाँ चाहता हूँ, अंदर इस बॉर्डर के अंदर अंदर चाहता हूँ स्पेसिंग, तो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग करता हूँ, मैं कुशनिंग करता हूँ ताकि वो थोड़ा सा फैल जाए, ठीक है। और मार्जिन क्या होते हैं, मार्जिन होते हैं बाहर के, जैसे पेपर की मार्जिन होती है ना, साइड में बनी रहती है, लेफ्ट साइड एंड साइड में, उसको मार्जिन बोलते हैं कि उससे आगे ही लिखो, कि राइट हैंड साइड में लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में मत लिखो। ऐसे ये भी होता है। और जो बाहर का रीजन होता है, बेसिकली जो कोई भी टेक्स्ट हो, इमेज हो, उसके बाहर का रीजन जो होता है वो होता है मार्जिन, और अंदर का जो होता है वो होता है पैडिंग। तो इसको आप ऐसे अगर कई लोग ना ऐसे भी कंफ्यूज होते हैं कि बाहर होती है पैडिंग या फिर अंदर होती है पैडिंग, तो आप ना ऐसे याद कर सकते हो, जैसे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे M और P, ठीक है। ये थोड़े से ट्रिक्स हैं लर्न करने के, ऐसे जोक्स मैं क्रैक कर लेता हूँ बीच में, ठीक है। अब ये जो है, अब इसको जैसे अब आपको सिंटेक्स दिखाता हूँ मैं इसका, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पैडिंग लिखा हुआ था, यहाँ मैंने पैडिंग लिखा हुआ था सिर्फ 50 पिक्सल्स, और यहाँ लिखा हुआ था 20 पिक्सल्स। इसका मतलब क्या है, अब वो बता देता हूँ। इसका जो सिंटेक्स है ना, वो पहले डिस्कस करते हैं। अब कभी भी हम पैडिंग या फिर मार्जिन ऐड करते हैं, तो चारों दिशाओं में ऐड करते हैं या फिर किसी एक दिशा में, मतलब हमारी मर्जी होती है कि हम कहाँ ऐड करें, हमारी मर्जी है। तो इसमें 4 डायरेक्शन होती हैं, टॉप, ये होता है टॉप, ये होता है राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ होता है इसका सिंटेक्स, मार्जिन या पैडिंग आप ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना पड़ता है टॉप, फिर आप में आपको राइट, बॉटम, लेफ्ट। आप कई लोग इसमें भी भूल जाते हैं सबसे पहले क्या आता है, तो आप हमेशा क्लॉकवाइज लर्न करो। सबसे पहले टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इस तरीके से हम अपना सिंटेक्स जो है वो लिखेंगे, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं, हम टॉप और बॉटम को भी चेंज कर सकते हैं, हम लेफ्ट और राइट को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर हम पूरी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने सिर्फ एक ही वैल्यू ऐड करी थी, जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही वैल्यू ऐड करी थी, तो यहाँ पर हमने सिर्फ सारी साइड्स में दे दी थी पैडिंग, ठीक है। आप समझ रहे हो, अगर हम अलग अलग देना चाहें तो हम अलग अलग इन चारों से दे सकते हैं, या फिर हमें टॉप बॉटम में सेम देनी हो या फिर लेफ्ट राइट में सेम देनी हो तो हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे मान लो जैसे बॉक्स दे रखा है मुझे, अब अगर मुझे कोई इसको बीच में लाना है, बीच में लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा, वही अब मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो अब जरा इसको करते हैं, जैसे मैंने दी इसको पैडिंग, तो पहले मुझे टॉप में देनी है, तो टॉप में मैं देता हूँ 50 पिक्सल,
ठीक है, अब मुझे कहाँ देनी है, मुझे देनी है राइट के अंदर, राइट के अंदर। तो राइट में भी अभी कुछ भी ऐड नहीं करता हूँ, और अभी मैं देता हूँ, करने क्या आता है, बॉटम, बॉटम का देना है। बॉटम भी मैं अभी कुछ नहीं देता मैं, और उसके बाद में मैं देता हूँ अपना लेफ्ट का, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट, जो कि मैं देना चाहता हूँ करीबन 300 पिक्सल। देखते हैं कहाँ जाता है। ओके, मैं पैडिंग दी, मैंने मार्जिन, सॉरी, ठीक है, मैं इसको चेंज करके मार्जिन कर देता हूँ। ओके, कर देते हैं, मार्जिन बताना था, मैंने आपको पैडिंग बता दी। हाँ, अब देखो वो कहाँ से खिसक के कहाँ आ गया है, ठीक है। मार्जिन हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड करी थी, हमने लेफ्ट में ऐड करी थी, देखो, और ऊपर से ऐड करी थी। अब मुझे मान लो थोड़ा सा इसको और नीचे फेंकना है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा टॉप में जाकर के थोड़ी और ऐड कर दूंगा। जैसे मान लो अभी मुझे ज़रूरत पड़ रही है करीबन कितने पिक्सल्स की, मैं मान लेता हूँ 100 पिक्सल्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा और नीचे हुआ, वेरी गुड। अब थोड़ा सा मुझे और करना है, मैं चाहता हूँ 130 135 के पास में आ जाए। हाँ, अब थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा बीच में दिख रहा है, ठीक है। अब अब मैं क्या करूँगा, अब मार्जिन ऐड करना सीख गए सब लोग, समझ गए निवन। हेलो। यस यस, ये एवरी टाइम हमें चारों डायरेक्शंस का मेंशन करना जरूरी है, 0 पिक्सल नहीं नहीं नहीं, ऐसा या ज़रूरी नहीं है नॉट? कि आप ना एक, जैसे यहाँ पर मैंने चारों को ऐड कर दिया है, तो ज़रूरी नहीं है। हम जैसे यहाँ पे मैंने टॉप के अंदर 135 पिक्सल ऐड करा, और लेफ्ट के अंदर 300 पिक्सल ऐड करा, तो मैं इंडिविजुअल भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे अभी मान लो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि मुझे मार्जिन दो, तो मुझे जीरो लिखनी नहीं पड़ेगी ना, वेरी स्मार्ट। जैसे कि अगर मुझे टॉप मार्जिन, टॉप के अंदर मुझे 135 पिक्सल देना है, ठीक है, मैंने इंडिविजुअली लिख दिया, ठीक है। अब मुझे मार्जिन देना है, कहाँ पर देना है, मुझे लेफ्ट साइड में देना है। तो यहाँ गया मैं और मैंने लेफ्ट लिख दिया, मुझे कितनी देनी है, मुझे 300 पिक्सल देनी है, ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। तो कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको एक जेनरिक सिंटेक्स बताया है, इससे कुछ भी चीज़ छूटेगी नहीं। जैसे यहाँ पर कई बार लोग बोलते हैं कि आपने ढंग से मार्जिन नहीं बताया, तो इससे क्या होता है, हर चीज़ क्लियर हो जाती है। इससे मैंने आपको टॉप भी बता दिया, इससे मैंने आपको राइट बता दिया, बॉटम बता दिया, और लेफ्ट बता दिया। इंडिविजुअली आप ऐड कर सकते हो, ऐसा ही मार्जिन में होता है, ऐसा ही पैडिंग में भी होता है। तो अब हम देखेंगे, अब तो कोई चीज़ मिलने नहीं वाला है, कोई चीज़ दिखेगी, हाँ। थोड़ा सा आप क्या करते हैं, इसको बीच में लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा इधर जा रहा है ये, मुझे चाहिए करीबन 600 पिक्सल की, क्या ले जा रहा है, 500 दे देते हैं, 500 सही रहेगा। हाँ, वेरी गुड, चलो अभी हो गई। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये टेक्स्ट काफ़ी मतलब अंदर अंदर है, दबा हुआ सा है, ये पूरा फिल्ड हुआ है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है ना आपको। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ी सी पैडिंग ऐड करेंगे, ताकि थोड़ी सी जगह तो दिखे हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैडिंग आता है। अब मान लो कि मेरे को पैडिंग ऐड करनी है। अब पैडिंग आपको दिख रही है कि यहाँ पर, अगर आपको दिख रही होगी कि हमने हर जगह चाहिए हमें पैडिंग, ऊपर भी चाहिए, लेफ्ट में भी चाहिए, राइट में भी चाहिए, और बॉटम में भी चाहिए। हाँ, तो जैसे अभी हमें हर जगह पैडिंग चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैडिंग लिख देंगे, हमें चाहिए करीबन 50 पिक्सल, हमें हर जगह चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ बताया था आपको कि अगर हमें ऑल साइड में अप्लाई करना होगा, तो हम एक जगह लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। और अगर हमें इंडिविजुअली लिखना है तो हम वो भी कर सकते हैं। और अगर हमें, ये बहुत कम यूज़ होता है, सेकंड वाला जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होता है, इतना यूज़ होता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं चेंजेस अप्लाई हुए या नहीं हुए। तो आप देख रहे हो कि जैसे कि अब हर जगह 50 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड हो चुकी है। अब ये फिर भी ठीक लग रहा है। अब आपको समझ में आ रही है चीज़ कि इस बॉक्स के अंदर हमने इसको कहाँ से लेके आए हैं, हम यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ पकड़ के लेके आए हैं, एकदम सेंटर, इसकी मदद से, मार्जिन और पैडिंग की मदद से। ना आपको समझ में आया।
आई थिंक आ गया होगा। तो एक बार अब क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे इस इमेज को लेके आए थे, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पैडिंग मार्जिन देते हैं और उसको बीच में लेके आते हैं ताकि टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो। तो अब इमेज पे जाते हैं, हमने उसको एवेंज नाम दिया था और एवेंज के अंदर हम थोड़ी सी मार्जिन ऐड करते हैं। मार्जिन हमें क्या चाहिए, हमें लेफ्ट में मार्जिन चाहिए, बाकी जगह हमें नहीं चाहिए। मैं बोल देता हूँ कि मुझे 200 पिक्सल की मार्जिन चाहिए। मैं देखता हूँ थोड़ा सा बीच में आया है, ये 300 कर देता हूँ इसको। काफ़ी हद तक बीच में है, काफ़ी हद तक सही लग रहा है। 350 कर देता हूँ, बीच में होना चाहिए। बिल्कुल सही, अब बिल्कुल बीच में आ रहा है। अब आपको समझ में आ रही होगी कि पैडिंग और मार्जिन किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या देख लेते हैं, क्या हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। हमने ये सब कवर कर लिए, हमने प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर ली। हमने बैकग्राउंड इमेज, हाँ हमने अपना बैकग्राउंड इमेज देख लिया, बैकग्राउंड कलर देख लिया, और विड्थ और हाइट हमने देख लिया है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, अच्छा हाँ ये मैं समझा देता हूँ। विड्थ और हाइट भी हमारी हो गई है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट मैंने बता दिया था कि जैसे हम बोल्ड करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हम बोल्ड करते हैं उसी को हम कहते हैं। और ये फॉन्ट फैमिली बता देता हूँ आपको। ये मैं करता हूँ। अब जैसे ये टेक्स्ट है वो काफ़ी बोरिंग है, टेक्स्ट है ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, ये बिल्कुल वो लग रहा है टाइम्स न्यू रोमन जैसा लग रहा है बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे काम आता है यार हमारा गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, जैसे हम गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे गूगल फॉन्ट्स, तो गूगल फॉन्ट्स में हम गए। अब यहाँ पे हम कोई सी भी अपनी जो है font ले सकते हैं, कोई सी भी आपको समझ में आए। यहाँ से थोड़ी सी फैंसी सी लेते हैं, ये ले लिया हमने, ये इंस्टाग्राम में काम आती है काफ़ी स्क्रिप्ट वाली। तो हाँ, हमने स्टाइल को लिया, स्टाइल को हमें अपने टेक्स्ट में ऐड करना है, हमें अपने हर जगह ऐड करना है जहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब इसको लिंक तो कराना पड़ेगा किसी तरह से, तो हम इस तरह से लिंक कराते हैं। अब यहाँ पे गूगल बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यहाँ पे सीधा हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा बस यहाँ से कॉपी कर लेना है इसको, लिंक को, और जा करके इधर हेड से पहले कॉपी इसको कर लेना है। यहाँ पे हमने क्या करा है बेसिकली, पे हमने लिंक करा है लिंकिंग अवर गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, ताकि हम अपनी टेक्स्ट के अंदर भी स्टाइलिंग थोड़ी सी ऐड करें। जैसे हमें मान लो पैराग्राफ में चाहिए था, पैराग्राफ थोड़ा सा अलग दिखे, तो पैराग्राफ ऐड करने के, अब वो तो हमने ये तो कर लिया, हमने सारी, इससे हमने क्या किया है कि हमने सारी फॉन्ट्स को अवेलेबल करा लिया है अपने लिए इससे। पर हमें तो पर्टिकुलर टाइप स्क्रिप्ट चाहिए थी ना, हमने अभी सेलेक्ट की थी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा, फॉन्ट फैमिली स्टाइल स्क्रिप्ट कर्सिव। कर्सिव में हमें चाहिए, हम जाएंगे इंडेक्स डॉट सी पैराग्राफ में इस फॉन्ट फैमिली को ऐड करेंगे। ठीक है, कंट्रोल मैंने सेव दबाया, और अब जाके मैं, ये देखो बिल्कुल ये चेंज हो गया है। साइज को मैं पूरा में कर देता हूँ। हाँ, अब आपको ढंग से दिख रहा होगा कि ये जो पूरा टेक्स्ट है, ये पूरी स्टाइलिंग चेंज हो गई है। ये समझ में आया आपको कैसे करा है, कि आपने गूगल की एपीआई से सारे फॉन्ट्स इंपोर्ट करा लिए, सॉरी लिंक करा लिए, और फिर बाद में आपने उस फॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट करके अपने लिए यूज कर लिया। अंडरस्टूड? यस। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो देख लेते हैं, क्या क्या है। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन में मैंने बता दिया था आपको, टेक्स्ट अलाइन के अंदर हमने सेंटर करा था उस टेक्स्ट। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फॉन्ट स्टाइल ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब ये चीज़ है जेड इंडेक्स। हाँ, हमने ये भी कर लिया है, पैडिंग और मार्जिन। हमारा कौन सा टॉपिक रह रहा है? ठीक है, ठीक। तो अब पढ़ते हैं जेड इंडेक्स।
अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने इमेज जो ली थी, अब इसके अंदर मुझे इसको थोड़ा सा, मान लो जैसे आपको पता है, जैसे आप इंस्टाग्राम अगर जब आप चलाते होंगे अपने मोबाइल के अंदर, मान लो अगर नेट स्लो आ रहा है तो आपको लगता है ना कि काफ़ी ब्लर सी इमेज आ रही है, तो वो ओपेसिटी के कारण ही होता है। ठीक है, जब वो लोड नहीं होती इमेज तब उसकी ओपेसिटी कुछ और होती है, और जब वो लोड हो जाती है तब उसकी ओपेसिटी कुछ और होती है। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, इस एवेंजर्स फोटो की, इस एवेंजर इमेज की हम ओपेसिटी बताएंगे। ठीक है, और ओपेसिटी आपकी 0 to 1 ही होती है। ठीक है, ये भी याद रखने की चीज़ है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओपेसिटी कहाँ से, कुछ भी 100 भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ओपेसिटी मान लो अगर आपने 1 रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इमेज पूरी दिखेगी। देखो पूरी दिख रही है, क्लियर दिख रही है बिल्कुल। और अगर मैंने मान लो यहाँ पे 0.5 की, तो अब थोड़ी और ब्लर दिखेगी। ओके, बहुत गलत, मैं इमेज के अंदर नहीं, अपने इसके अंदर पैराग्राफ में लगा रहा हूँ यार। मैं यहाँ लगाता हूँ, ओपेसिटी में एवेंजर्स में लगाई, और अब देखा तो देखो अब आपको दिख रहा है कि थोड़ी सी ब्लर हो गई है ये इमेज। ठीक है, इसी को हम ओपेसिटी कहते हैं कि किसी इमेज को हमने थोड़ा सा ब्लर कर दिया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, मतलब एडवांस प्रॉपर्टी है, बहुत कम यूज होती है, लेकिन पता होनी चाहिए। अब ये हो गई ओपेसिटी, अब मान लो मैंने 0.25 कर दिया तो और कम हो जाएगी, और चेक करके देख, और कम हो गई, और कम दिख रहा है। 0 कर दी तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगी, 0 कर दी, कंट्रोल से दबाया और जाके चेक करिए तो बिल्कुल है ही नहीं इमेज, क्योंकि थी इमेज लेकिन है ही नहीं अब। समझ रहे हो, तो ये हिडन इमेज का भी आप सोच सकते हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, कैपेसिटी इस काम आती है, उस इमेज को वापस से 0.75 कर देता हूँ ताकि थोड़ी दिखे भी, थोड़ी ना भी दिखे। ठीक है, तो कैपेसिटी आपको क्लियर हो चुका है कि कितना, मतलब ये कितनी धुंधली इमेज है ये आपको बताती है। ठीक है, और एक, अब जो दूसरा टॉपिक था वो है हमारा जेड इंडेक्स। हाँ चलो जेड इंडेक्स तो बता देता हूँ, जेड इंडेक्स क्या होता है। जेड इंडेक्स के लिए ना मैं आपको एक देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। W3 स्कूल्स का एक ट्यूटोरियल है, आपको बता देता हूँ। जेड इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर हर एक लेवल पर ओपेसिटी रिड्यूस होती रहती है, मतलब जैसे ही आप नंबर्स को बढ़ाओगे आपकी ओपेसिटी रिड्यूस होती जाएगी, मतलब धुंधलापन कम होता जाएगा। ठीक है, और हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर एब्सोल्यूट पोजीशन लगती है, किसी के रिस्पेक्ट में ही, किसी के एब्सोल्यूट में ही वो काम करती है। जैसे यहाँ पर ये माई बॉक्स है। ठीक है, अब माई बॉक्स को हमें विजिबल कराना है, कुछ लेवल तक विजिबल कराना है, मैंने दबाया 1, तो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा वो जो ब्लर था, जेड इंडेक्स 0 जो था वो खत्म हो चुका है अब। ठीक है, अब मैंने 2 करा, थोड़ा सा और विजिबल हो रहा है वो, मतलब जो लाल कलर है वो और अपने वेवलेंथ के साथ में और ज़्यादा बढ़ रहा है। 3 करा तो जेड जेड इंडेक्स 2 भी मिट गया, 4 करा तो जेड इंडेक्स 3 भी हट गया। तो वो उतना ही कवर करता जाता है, तो उतनी ही ओपेसिटी को रिड्यूस करता जाता है। और अगर ऑटो कर दिया तो वो अपने हिसाब से करता है क्वालिटी, और इनिशियल करेंगे तो वापस वहीं पहुंच जाएगा। तो इससे दो प्रॉपर्टी के बारे में पता चला होगा आपको कि कैसे हम करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे जेड इंडेक्स ऐड भी कर दोगे इस इमेज के अंदर तो कुछ भी नहीं होना, इसके रिस्पेक्टिव में कोई नहीं है। ठीक है, अगर इसके रिस्पेक्टिव में कोई दूसरी पिक्चर होती तो आप इस चीज़ को कंपेयर कर सकते थे, लेकिन आप वैसे नहीं कंपेयर कर सकते। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो चुका है, आई थिंक सो। सबको क्लियर नहीं वाला को, जेड इंडेक्स और ओपेसिटी ये कम यूज होती हैं थोड़ी, पर इम्पोर्टेंट है समझने। अब हाँ, अब यहाँ आ जाते हैं यार अपने इस पे। इससे पहले ना मैं आपको पोजीशंस और डिस्प्ले सिखाने जाता हूँ। हाँ, हमने पैडिंग और ये सीख लिए थे, पैडिंग हमने सीख लिया था, मार्जिन हमने सीख लिया, पोजीशन और डिस्प्ले हमने सीखा था। ये अभी जा करके देखते हैं ये, फिर बाद में हम फ्लेक्स बॉक्स और ट्रांसफर।
खुद देता हूँ। अब ये देखो, ये एक सैंपल सा मैंने वो क्रिएट किया है, आपके लिए, के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे पहले तो एक यहाँ पर बॉयलर प्लेट ऐड करा है। यहाँ पे क्लास 2.css एक्सटर्नल CSS जो मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड करी है। क्लास 2 CSS कहाँ गई, ये वाली रही। यहाँ पे मैंने पूरी CSS ऐड करी है और इधर इसका टाइटल दिया है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने ये भी ऐड करी है, इंटरनल CSS। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे इधर आप देखो, इसको, इस कोड को देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा है, डिवीजन टैग आपने सीखा होगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ बोल दो। रिएक्टिव है चलो कोई नहीं, इसे Yes, yes. तो यहाँ पर मैं आपको दिखा, हाँ, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये बॉर्डर मैंने कैसे ऐड किया है। जैसे बॉर्डर जो है, इस चीज़ को हम ग्रुप कहते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट देता है, ये जो है थोड़ा सा 3D इफेक्ट देता है। और ये इसका जो लेफ्ट साइड में ऐड किया है, ये होता है ग्रुप। आपको नाम भी पता होना चाहिए क्या मैंने ऐड, ये तो हमने सिंपल H1 टैग ऐड किया है, और यहाँ पर हमने बॉर्डर ऐड किया है। तो बॉर्डर मैं आपको बताता हूँ, ये रहा हमारा बॉर्डर। ठीक है, और अब इसको देखते हैं कि हमने इसके अंदर क्या स्पेसेस लगाई है। तो ये हमारा बॉर्डर है, डिवीजन डॉट बॉर्डर। हम कॉल ऐसे करते हैं, कौन से डिवीजन के अंदर कौन सी क्लास है। इस डिवीजन के अंदर हमारी बॉर्डर क्लास है, तो हम ऐसे लिखते हैं कि डिवीजन के अंदर डॉट बॉर्डर। ठीक है, अब बॉर्डर के अंदर मैंने क्या करा है, एक कलर दिया है, बॉर्डर मैंने दिया है ना। और बॉर्डर की विड्थ मैंने 0.3 सेंटीमीटर दी है। आप कुछ भी कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर सकते हो, इंच में भी कर सकते हो, रैम में भी कर सकते हो, परसेंटेज में कर सकते हो, पिक्सल्स में कर सकते हो, किसी भी स्टाइल में आप कर सकते हो बॉर्डर को। ठीक है, और अब जैसे मैंने बताया था आपको कि बॉर्डर स्टाइल जो है वो ग्रूव है यहाँ पर। ठीक है, तो ग्रूव, एक मिनट, ये वाला स्टाइल, ये जो थोड़ा सा 3D इफेक्ट देता है। हमने कलर देखो कौन सा ऐड करा है, हमने कलर रॉयल ब्लू ऐड करा है, लेकिन अपने आप उसने कौन सा कलर दे दिया है, थोड़ा सा ये भी दे दिया, ताकि थोड़ा सा हमें 3D इफेक्ट मिले। वो चीज़ यहाँ नहीं है, देखो रॉयल ब्लू यहाँ नीचे चलता आ रहा है, यहाँ भी चलता आ रहा है, लेकिन वो यहाँ चीज़ नहीं है। तो ये जो है, इसने अपने जो डार्क ब्लू ऐड करा है, ये इसने 3D इफेक्ट देने के लिए करा है। होप कि आपको समझ में आया होगा ये। अब बॉर्डर लेफ्ट साइड मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे डैश यूज हुई है। ऐसे ही आप टॉप में कर सकते हो, लेफ्ट में कर सकते हो, राइट में कर सकते हो, बॉटम में कर सकते हो। मैंने सिर्फ 2 जगह दिखाई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे, हाँ, ये देखो, आपने UL टैग पढ़ा होगा, अनऑर्डर लिस्ट वाला, के अंदर हमारे हम लिस्ट टैग भी इंक्लूड करा सकते हैं। यहाँ पर इस जगह मैंने ऐड कराए हैं। ठीक है, अब अनऑर्डर लिस्ट, जो लिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो आपको पता होगा कि कैसे आते हैं। वो आते हैं इस तरीके से, लिंक 1 ऊपर नीचे आते हैं। जैसे वहाँ पे ऐसा होता है कि लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, इस तरीके से आता है वो, है ना। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे क्लास क्या है, लाइट टैग है ये, हाँ एल टैग है ये। अगर मैं इसके डिस्प्ले को, जैसे यहाँ पे भी इनलाइन है, अभी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, अब इसको देखता हूँ। देखो अब ये कैसे आ रहे हैं, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 ऊपर नीचे आ रहे हैं एक दूसरे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज किया है, तो वो एक लाइन में आ जाते हैं, यानी इन लाइन। जैसे हमने इन लाइन CSS ऐड करी थी ना, एक ही लाइन के अंदर, इन लाइन मतलब लाइन के अंदर, तो इसी तरीके से हमने इन सारी लिंक्स को एक ही लाइन में ऐड कर दिया है। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करके। तो अब ये वापस वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। ओके, और हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोजिशन का। ये पोजीशन आप ढंग से समझना, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा। ये पोजीशन जो है वो स्टैटिक, जैसे आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अगर मान लो रूम में पड़ा हुआ है तो वो स्टैटिक है, अगर उसे हिलाया नहीं। ठीक है, अगर उसको, अगर यहाँ पे तो वेबसाइट के अंदर अगर हमें उसको इनिशियलाइज करवाना है कि वो स्टैटिक रहे, तो हमें वहाँ पे लिखना पड़ता है कि वो पोजीशन उसकी स्टैटिक रहे। कोई भी इमेज हो, कोई भी टेक्स्ट हो, अगर हम वो चाहते हैं कि वहाँ से नहीं हिले, वहाँ पढ़ा रहे, तो हम उसको स्टैटिक बोलते हैं। ठीक है,
इसको आप यहाँ तक समझ सकते हो कि ये इस टेक्स्ट तक वैलिड है, इसका स्कोप जो है पोजीशन स्टैटिक का यहाँ तक है। तो ये जो टेक्स्ट है आपका वो स्टैटिक है, हम नहीं भी लिखेंगे तो भी वो क्या बोलते हैं HTML इसको स्टैटिक ही मानेगा, पोजीशन स्टैटिक ही मानेगा, जब तक हम उसको चेंज नहीं कर देते। और अगला जो टॉपिक है वो है पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव कौन होते हैं? मतलब जो आपके जानकार होते हैं, जो आपके, अगर आप इसको थोड़ा सा लाइव एग्जांपल समझो, जो आपके बगल में रहता है, या फिर रिलेटिव जो आपके क्लोज होते हैं। ठीक है, जो क्लोज होता है मतलब जो उससे क्लोज होता है। तो यहाँ पे जो इसके लिए पोजीशन रिलेटिव के लिए जो क्लोज है वो है ऊपर वाला टेक्स्ट, ये जो ब्लू में रिटर्न है। तो इसके हिसाब से इसने अपने आप को एडजस्ट किया है। ठीक है, इसके हिसाब से इसने भी अपने आप को सेंटर कर दिया है। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से, स्टैटिक के हिसाब से। आपको बात समझ में आ रही है? और ये जो चीज़ है रिलेटिव, आपको समझ में आ गया कि जैसे वो उसका जो ऊपर वाला होता है, जैसे उसका नेबर में जैसे उसने उसकी स्टाइलिंग है, वैसे ही इसकी भी स्टाइलिंग हो जाएगी। जो आपने पोजीशन रिलेटिव दे दिया, ये कहाँ काम आता है? ये ज़्यादा आपके काम आता है जहाँ पर आप बहुत सारे कार्ड्स बनाते हो। जैसे आपने कई सारे यहाँ पे कार्ड्स बना दिए। ठीक है, तो अब आपको सबकी स्टाइलिंग सेम रखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिलेटिव बताते हो, जो बगल में है उससे कॉपी करो और मुझे जिसकी स्टाइलिंग होगी वही मेरी होगी, वही तेरी होगी, वही इसकी होगी। ये यहाँ यूज होता है। ठीक है, और पोजीशन फिक्स वही है, इसके अंदर पोजीशन फिक्स होती है। जैसे आप इस चीज को देख रहे होगे, दिस एलिमेंट हैज पोजीशन फिक्स। तो अगर आप चाहे जितना भी स्क्रॉल मर्जी कर लो, ऊपर नीचे कर लो, इसकी पोजीशन फिक्स रहनी है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। स्टैटिक मतलब कि वहां पड़ा हुआ है, आप उसको हिला नहीं रहे हो। ठीक है, लेकिन फिक्स मतलब कि चाहे आप हिलाओ या ना हिलाओ, वहां पे वो पड़ा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और ये हो गया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कि तो उसके ये देखो, एन एलिमेंट विद पोजीशन एब्सोल्यूट इज पोजीशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशन इंस्टेड ऑफ पोजीशन रिलेटिव टू दिस व्यू पोर्ट लाइक फिक्स। तो इसमें होता क्या है कि तो ये जो प्लेस्ड है, दिस डिव एलिमेंट हैज पोजीशन एब्सोल्यूट, मतलब ये जो है इसके पास में एब्सोल्यूट पोजीशन है। क्यों है? जैसे हमने यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट किया है इधर। ठीक है, ब्लॉक के अंदर इस एलिमेंट को हमने बोला ये रिलेटिव है। ठीक है, ये एक्चुअली रिलेटिव है इस टेक्स्ट के हिसाब से, इस टेक्स्ट के हिसाब से ये चीज रिलेटिव है। पर जो हमने एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट स्टाइलिंग जो यहाँ लगाई है पोजीशन, दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक पोजीशन स्टैटिक है इसी डिव की, एक हमने यहाँ पर इधर दे रखा है। हाँ, ये रहा। जैसे यहाँ पर हमने दे रखा था स्टैटिक इस क्लास को। ठीक है, इसको हमने स्टैटिक दे रखा था। यहाँ पे हमने इस डिव को रिलेटिव दे रखा था, फिक्स दे रखा था, वो एब्सोल्यूट दे रखा था। ठीक है, अब हमने इसको कॉल कैसे किया है CSS के अंदर, वो भी आप देख लो। उस डिव के अंदर था ना हमारा, डिव के अंदर ही तो हमने सब चीज़ ऐड करी हुई थी, तो उस डिव को ही कॉल करेंगे हम। ठीक है, तो डिव डॉट फिक्स, डिव डॉट रिलेशन। क्लास हमने कौन सी ऐड करी थी? फिक्स। और मैंने आपको बताया था कि तो कॉल करने के लिए डॉट ऐड करना पड़ता है, वही हमने किया है। फिक्स के अंदर क्या किया हमने? पोजीशन उसकी फिक्स की है। तो बाकी हमने बता दिया, बॉटम राइट 0 करो, विड्थ उसकी 300 पिक्सल होनी चाहिए, बॉर्डर होना चाहिए, वगैरह वगैरह। जब एब्सोल्यूट में हम आते हैं, एब्सोल्यूट में आप देखो, एब्सोल्यूट में हमेशा वो अपने नियरेस्ट जो रिलेटिव होता है उसको देखता है, और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन ने इसके हिसाब से अपनी पोजीशन की है इस बॉर्डर के अंदर। जो होता है आपको समझ में ना आए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये कई लोग मास्टर नहीं कर पाते, मुझे भी नहीं है, और हम लोग कर पाते। जैसे इसको देख लूँ मैं, यहाँ पे एक चीज ठीक है, जैसे मैं ऊपर जाऊंगा और ये अटक जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नैप बार में यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई वेबसाइट होती हैं, उसके अंदर नैप बार पहले तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके बाद में जैसे आप स्क्रॉल करते हो वैसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो ऊपर अटक जाता है। तो ये बहुत नैप बार में यूज़ होता है, इसको मैं दिखा देता हूँ। डिव डॉट स्टिकी हमने यहाँ भी एक बना रखी है, डिव फाइंड कर लेते हैं, स्टिकी ये। तो इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या ऐड करा हुआ है वो भी आपको बता दें। क्लास के अंदर हमने पोजीशन दे रखी है,
दे रखी है ना, तभी वो क्या करता है, तभी वो ऊपर जा करके, तो जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे उसको वो स्टिक हो जाएगा। जैसे उसकी लेंथ इंक्रीज, जैसे आप स्क्रॉल की लेंथ इंक्रीज होगी वैसे हो जाएगा। अभी आप सोच रहे हो कि मैंने दूसरा क्यों इंक्लूड किया WebKit, हो सकता है कि दूसरे ब्राउजर के अंदर ये ना चले, इसीलिए हम ये भी ऐड करते हैं। ये भी मैंने नेट से देखा था कि हो सकता है, जैसे मान लो अगर आप मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हो, अंदर ये ना चले। हर किसी की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है, इसलिए मैंने ये भी लिखा है ताकि वो हर जगह काम करे। ठीक है, तो इसमें हम अपना पोजीशन भी क्लियर कर लेते हैं और अपना, हाँ पोजीशन अपना क्लियर करते हैं। हमने एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी सीखी थी ऊपर में, हाँ ये वाली, तो हमने इनलाइन सीखी थी। अब इनलाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाना चाहूँगा। एक होती है, एक होती है इनलाइन, एक होती है आपकी इनलाइन ब्लॉक, और एक होती है ब्लॉक। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अब जैसे देखो ये जो बॉक्सेस है ना, जो बॉक्सेस है मैंने जो यहाँ पे दे रखा है, ये दोनों के दोनों, इसकी हाइट जो है वो 100 पिक्सल है, और इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ है वो भी 100 पिक्सल है, और इसकी हाइट भी 100, इन दोनों बॉक्सेस की। ठीक है, अब होता क्या है कि इस लाइन के अंदर मैंने इन दोनों बॉक्सेस को यहाँ पे प्रिंट कराया और इनलाइन में कराया है। इन दोनों का डिस्प्ले इनलाइन है यहाँ पर। ठीक है, तो होता क्या है कि देखो अब इनलाइन में फिट होना है उनको, तो उन्होंने अपनी साइज भी डिक्रीज कर लिया है लाइन के हिसाब से ही, यहाँ ये होता है। ठीक है, और इससे इन दोनों की साइज कम हो गई, आपको दिख रहा है। और अगला जो है वो है हमारे पास में ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक स्टाइल जो डिस्प्ले हम ब्लॉक कर रहे थे, मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको। ABC, ओके, तो स्पैन के अंदर ABC होना, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, जो स्पैन ए है हमारा, ये वाला, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है वो स्पैन ए में आता है। इसके अंदर हमने इन दोनों को इनलाइन कराया हुआ है डिस्प्ले। ये देखो आपने, डिस्प्ले हमारा अपना इनलाइन है, यानी कि एक ही लाइन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी हमें पोजीशन रिलेटिव रखनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि किसके रिलेटिव में रखनी है, हमें लाइन के रिलेटिव में रखनी है ना, तभी तो वो बॉक्सेस जो है उस लाइन के अंदर एडजस्ट हो पाएंगे। ठीक है, इसीलिए। और देख पा रहे हो कि हमने उन दोनों बॉक्सेस की जो विड्थ है वो भी हमने दे रखी है, हाइट भी 100, और बॉर्डर ऐड करा हुआ है, बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर सॉरी, आपको दिख रहा है। उह, जो अगला टॉपिक है, जो अगला डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो है हमारी इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक में सबसे पहले ना हम ब्लॉक देख लेते हैं, जो स्पैन सी है यहाँ पर। ब्लॉक में क्या होता है, ब्लॉक में कुछ चेंज नहीं होता। ब्लॉक मतलब कि सीधा आपको अपना वो बक्सा दिखाना है, तो यहाँ पे कोई आपकी विड्थ डिक्रीज नहीं होती है, हाइट डिक्रीज नहीं होती है, जो है कांस्टेंट रहती है, जो आप बताते हो उसके। ठीक है, और ये आप देख पा रहे हो, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक वाला पार्ट, क्योंकि आपने इसका डिस्प्ले ब्लॉक दे रखा है। ये इसकी साइज डिक्रीज हुई थी, क्यों, क्योंकि आपने अंदर आपने इसका इनलाइन प्रॉपर्टी दे रखी। अब इसके अंदर भले ही इनलाइन है, इस लाइन के अंदर आ रहा है, पर इसकी साइज डिक्रीज नहीं हो रही। ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि हमने इसकी जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक दे रखी। ठीक है, इसके अंदर ब्लॉक की विड्थ और हाइट भी डिक्रीज नहीं हुई, और वो उस लाइन में भी रहा। ठीक है, ये भी आपको चीज़ समझ, यार एक बार यस लिख दो अगर सबको समझ में आ रहा है तो, इस आया तो। Yes. ओके, तो अब जो अगला टॉपिक है, कौन सा टॉपिक रह गया है, मैंने पोजीशंस भी करा दिए हैं और आपको डिस्प्ले भी करा दिया है। ये दोनों के दोनों टॉपिक अब रह गया। ठीक है, ये एक्सबॉक्स, एक्सबॉक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक बॉयलर प्लेट के अंदर हमने ऐड किया HTML। ठीक है, और उसके अंदर एक CSS के अंदर हमने ये कॉल करा है, स्टाइल डॉट CSS हमने कॉल करी है यहाँ। ठीक है, और बेसिकली एक डिव बनाया है कंटेनर क्लास का, उसका हमने नाम दिया है कंटेनर। इसके अंदर हमने 3 डिव्स और इंक्लूड करें।
ये आपको दिख रहे होंगे अलग अलग नाम से, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, और अलग अलग क्लास भी हैं। ठीक है, अब फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो फ्लेक्स मतलब, फ्लेक्स से क्या समझ में आता है, फ्लेक्स मतलब कि जो खींचा जा सके, ठीक है, जो स्ट्रेचेबल हो, ठीक है, उसको हम फ्लेक्स बॉक्स कहते हैं। प्रॉपर्टी थी, कर देता हूँ मैं। हाँ, तो मैंने अभी क्या बताया था कि ये जो 4 बॉक्सेस हैं वो, तो अभी मैं कोई भी बॉक्स 3 और बॉक्स 4 को मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, अभी कुछ नहीं लिखता, और स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर रहने देता हूँ, कॉल तो हो नहीं रही है, जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ दिखाता हूँ अब क्या डिस्प्ले करा रहा है। अभी सिर्फ 2 बॉक्सेस डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल कि 2 यहाँ पे बॉक्सेस डिस्प्ले करा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्लोट लेफ्ट करेंगे। ठीक, हाँ बिल्कुल। अब ये दोनों ऊपर नीचे दिख रहे हैं, अब ये दोनों बॉक्सेस हैं, अब इसको मान लो कि हमें राइट में करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब पैडिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा फिर प्रोग्रामिंग यूज होगी, बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूजन होगी कि हमें कितनी पैडिंग ऐड करनी है क्या नहीं। इससे अच्छा हमें एक प्रॉपर्टी हमें पता है, फ्लोट नाम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फ्लोट करता हूँ इसको राइट में। float, मैंने दोनों को फ्लोट राइट कर दिया, मतलब कि दोनों के दोनों राइट में चले जाएंगे, दोनों के दोनों ये उठ करके यहाँ चले गए। अब आपको पता चलोगे यहाँ पे बॉक्स 1 था, यहाँ पे बॉक्स 2 था, ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे चला गया ये बॉक्स 1 और बॉक्स 2, क्यों, क्योंकि ये जो है बेसिकली एक फ्लैक्स बॉक्स की इनिशियल प्रॉपर्टी थी, और ये फ्लॉ ही था एक तरह कि यहाँ से बॉक्स उठ के बॉक्स 1 उठ के तो यहाँ पे राइट आ जाता है, और यहाँ चूंकि जगह थी यहाँ पर, इसीलिए वो बॉक्स 2 यहाँ नहीं जाता, इसलिए यहाँ आ जाता है, ताकि पहले वो इस पूरी लाइन को कवर करेगा, फिर बाद में नीचे जाएगा, फिर वहाँ पे वापस से यहाँ शुरू होगा। जैसे अगर मान लो मुझे कि बॉक्स 1 नहीं चाहिए, के आगे राइट के अंदर मुझे नहीं चाहिए, तो एक और प्रॉपर्टी होती है क्लियर नाम की, वो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, क्लियर राइट। हुआ क्या कि इसने बॉक्स 2 ने बोला, देखो बॉक्स 1 के लेफ्ट में आप क्लियर नहीं कर सकते, बॉक्स एक मिनट, बॉक्स 1 के लेफ्ट में आप क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे अभी पहले से कोई है। ठीक है, बॉक्स 2 के राइट में आप क्लियर कर सकते हो, बॉक्स क्लियर राइट क्या बोलता है कि मेरे से राइट में जो भी है उसको क्लियर कर दो। ठीक है, वो कैसे होगा, नीचे आकर के। ठीक है, इसलिए हम वहाँ पे क्लियर यूज, बात समझ में आ गई होगी। अब इसको आप लेफ्ट में भी लोड कर सकते हो, तो आप राइट में भी लोड कर सकते हो, जहाँ मर्जी आपकी मर्जी। क्या, इसको मैं जरा कर देता हूँ, अब मुझे आपको फ्लैश। ठीक है, तो अब यार के अंदर ये फ्लॉ था कि आपको ना बहुत मुश्किल हो जाता है इस टॉपिक को समझना कि बॉक्स कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। इसी के लिए बाद में फ्लेक्स बॉक्स निकाला गया, के अंदर मतलब डिस्प्ले स्ट्रेचेबल होती है, वहाँ पे उसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसा कंटेनर होता है, फ्लेक्स बॉक्स एक कंटेनर मान सकते हो, जिसके अंदर ये सारी फ्लेक्स आइटम्स होती हैं जो जा सकती हैं, या फिर कंटेनर मतलब जैसे ही आपका साइज बढ़ेगा आप वो एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, और जैसे रिस्पॉन्सिव भी होता है, फ्लेक्स बॉक्स रिस्पॉन्सिव होता है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं होता। अगर मान लो कि मैं
छोटा कर रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा जैसे है। अभी तो खैर बॉक्स दो ही है बस, कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा बॉक्स होते तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं रहता, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स रिस्पॉन्सिव, हम उसको यूज़ करते हैं। अब अगर मैं दो बॉक्स और ऐड कर दी, ये रहे मेरे चार बॉक्सेस। मैंने क्या करा है यहाँ पर, चार बॉक्सेस की यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड करिए, कि आपको दिख ही रहा होगा, बैकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ, इन सब में यही सेम ही है, एक के अंदर डिफरेंट है बस, यहाँ एक रेड है, बाकी सारी, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे उसका डिस्प्ले, हमने पोजीशन सीखी, हमने इनलाइन सीखा, हमने इनलाइन ब्लॉक सीखा, ठीक है, हमने ब्लॉक सीखा। इसके बाद में हम फ्लेक्स पे आए, क्योंकि जितने भी कार्ड्स होते हैं, फिर कई सारे इमेजेस होती हैं, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं ताकि वो रिस्पॉन्सिव रहे, ठीक है। अब फ्लेक्स, अब इसके कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज में आपको दिखाऊँ, फ्लेक्स डायरेक्शन होती है, फ्लेक्स रैप होती है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा यूज़ वाली जस्टिफाई सेंटर ही है, सारे कंटेंट को आप सेंटर में कर सकते हो। अभी ये देख लेते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, इसके अंदर हम रो कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, कॉलम रिवर्स कर सकते हैं, ये सब एक बार कर सकते हैं, एक एक कर, इन दोनों को एक बार मैं कमेंट कर देता हूँ। चलो एक बार काट ही देता हूँ, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, रन हो रहा है ये। हाँ, अभी मैंने देखो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या दे रखी है, रो, ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे जो बॉक्सेस हैं वो रो के अंदर दिखाई देंगे। अब अगर इसको मैं कर दूँ कॉलम, कॉलम कर दूँ, अगर सेव करूँ और यहाँ सारे कॉलम में आ गए, मानो कहीं, ओके ओके, अलाइन सेल्फ को मैं करता हूँ अब, हाँ अब बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है कि अभी ये जो प्रॉपर्टी है आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन, मतलब कौन सी डायरेक्शन के अंदर वो कंटेनर जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले बोला था मैंने रो के अंदर, अब क्या आ गया, कॉलम के अंदर, मैंने कॉलम लिखा था वो सारे कॉलम में आ गए। अब जैसे अभी मान लो मैंने को कॉलम में रिवर्स करना है, अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, बॉक्स फोर। अब यही जो लाल वाला बॉक्स है वो नीचे आ जाएगा, कॉलम अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो, रिवर्स करा, बॉक्स फोर, बॉक्स थ्री, बॉक्स टू, बॉक्स, ऐसे ही आप रो के अंदर भी कर सकते, समझ में आई होगी। अब जैसे एक और चीज़ बता देता हूँ, अभी भी ये जो चीज़ है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर मैं इसको रो में करके दिखाऊँ आपको, अगर मैं इसको आपको रो में करके दिखाऊँ, अभी भी ये रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव कब होगी, जब हम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। सारे के सारे बॉक्सेस एक ही जगह आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैड दिख रहा है। इसीलिए हम इसी रिक्वायरमेंट से हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का इजाद हुआ, तो कहते हैं हम फ्लेक्स रैप, ये वाली प्रॉपर्टी। हमने रो देख लिया, हमने कॉलम देख लिया, रिवर्स कॉलम हमने देख लिया, रिवर्स रो आप खुद ट्राई कर लेना। अब फ्लेक्स रैप देखते हैं, ठीक है, फ्लेक्स रैप करके देखते हैं, फ्लेक्स नहीं आ रहा, फ्लेक्स रैप अगर मैं कहूँ, हाँ, तो अगर इन सबको रैप कर दूँ तो क्या कोई गलती हो रही है शायद। सेमीकोलन फ्लेक्स डायरेक्शन रो के बाद। ओके ओके ओके, थैंक यू वैभव। तो अब शायद ये हो जाना चाहिए, अभी रिस्पॉन्सिव बन जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल रिस्पॉन्सिव बन रहा है ये। जैसे ही मैं
ऊपर सॉरी साइज घटा रहा हूँ तो बॉक्सेस की साइज भी अकॉर्डिंगली मैनेज हो रही है। तो फ्लेक्स रैप इस तरीके से काम, ओके। तो आप इसको दे भी सकते हो, जैसे अगर आप नहीं रैप करना तो आप यहाँ पे नो रैप भी कर सकते हो, लेकिन क्यों ही ऐड करना है नो, तो आपको करना ही नहीं है, ओके। और रैप रिवर्स भी कर सकते हो आप, हाँ इसलिए अभी यहाँ पे हमारा बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 अब ये ऐसे आ रहे थे, ठीक है। बॉक्स 1 यहाँ पे था, जैसे भी रिफ्रेश करूंगा बॉक्स 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये देखो बॉक्स 1 नीचे की तरफ आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि हमने उस रैपिंग को रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। इससे पहले बॉक्स 1 ऊपर था जब हमने मिनिमम साइज पे लिया थे, लेकिन अभी वो बॉक्स 1 नीचे आ गया है कि हमने रैप रिवर्स। आई होप कि सबको समझ में आई होगी ये चीज़। और ये जस्टिफाई कंटेंट सेंट, ये तो बहुत ही सही चीज़। अब कुछ भी चीज़ हो, एक मान लो मैं इमेज ही लगा लेता हूँ, तो पेज के अंदर बेसिकली ना the image should be flex, कभी कर देते हैं flex, तो ठीक है। मोर सजेशन, कंटेंट बेसिकली कोई भी चीज़ को सेंटर में लाने के लिए होती है, और तो बहुत जगह हुई होती है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो उसको। अभी ड्रॉप डाउन आएगा, ये बहुत चीज़ कर सकते हो आप, भेज सकते हो फ्लेक्स चार्ट में भेज सकते हो, लेकिन बेसिकली यूज होती है शायद मेरे पास क्लिक नहीं हो रहा बहुत कम एक काम करो और जो जस्टिफाई कंटेंट एक डिव बनाओ इमेज के बाहर, इमेज टैग के बाहर, और इमेज को उसके अंदर डाल दो और उस कंटेंट उसके ऊपर जस्टिफाई एक सेंटर। एक एक डिव बनाऊं इसके हाँ, अंदर, और इसके अंदर एक ये इमेज का डाल दो, इसके अंदर मैं इस इमेज को डाल दूं, इस इमेज को डाल देता हूं मैं। और अब ये जो डिव है ना इसके ऊपर जस्टिफाई सेंटर लगाओ। ओके, तो इसको एक क्लास दे देता हूं मैं, फिर क्लास दे देता हूं हाई के नाम से, ठीक है। और इसको क्या करके डॉट हाई लिखता हूँ, और इसको मैं क्या दूं, डिस्प्ले सॉरी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसके ऊपर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डिस्प्ले फ्लेक्स करके। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और डिस्प्ले फ्लेक्स करके, अब तो इसकी क्लास की कोई जरूरत ही नहीं है बेसिकली। एक बार जरा सेव करके रन आउटपुट, अभी भी नहीं सेव करना, शायद भूल गए हैं वापस, अभी भी नहीं हुआ। ओके ओके, इस डिव को क्या मैं कंटेनर से बाहर लगाऊं,
एक बार वो ट्राई करता हूँ, शायद इसकी प्रॉपर्टी यहाँ यूज की हो। हाँ आप देखो अब आ गया। वो क्यों था, क्योंकि वो जो कंटेनर था उसकी प्रॉपर्टी ऐड हो रही थी, हम गलत जगह। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि कहाँ सेंटर में आया। ठीक है, अब अगर मैं उस इमेज को एक बार करके देखूँ, अगर मान लो इस डिप को भी मैं हटा दूँ, ठीक है, अगर मान लो मैं इस डिप को भी हटा दूँ यहाँ से और अब रन करके, अब देखता हूँ क्या वो चलती है, तब कि उसको किसी ना किसी वहां पे जगह लिखा पे नहीं हटाना हुआ, पड़ेगा। सेंटर नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन। पर ओके ओके ओके, सेंटर वो नहीं कर, ये नहीं लगाया। तो एक डिप के अंदर तो डालना ही पड़ेगा ताकि हमारी जो इमेज है वो सेंटर, ये तो आपको पता चल ही गया होगा अभी तक। थैंक यू वेबर फॉर द करेक्शन। ठीक है, मेरे को लगता है कि आज की क्लास के लिए शायद बहुत हो गया है, कि आज टॉपिक्स भी काफ़ी सारे क्लियर हो गए हैं। बाय द वे मैं जाते वक्त एक को दिखा देता हूँ, ये सारा चीज़ कंप्लीट हो चुकी है हमारी। मैंने अपना एक्सपर ऐप भी कंप्लीट कर, डायरेक्शन भी कंप्लीट कर, जस्टिफाई कंटेंट लिया है। तो अब हमारे पास में जो बच गया है वो है ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशन। तो ये बेसिकली पढ़ाने के टॉपिक नहीं है, ये ट्राई करने के टॉपिक हैं। तो आप इन सभी टॉपिक्स को ट्राई कर सकते हो। आप बेसिकली W3 स्कूल से जा सकते हो और इन सभी को ट्राई करना, कोई भी आपको, ये आपका टास्क है बेसिकली। ये एक बेसिकली सारे थ्री लाने के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई भी आइकन पे आपने हवर किया, तो हवर करने पर वो उसकी साइज इंक्रीज होती है नहीं होती। मान लो किसी ने पे हवर किया, तो क्या वो रोटेट होता है, क्या स्केल स्केल मतलब कि क्या वो एक्सेस में बढ़ता है या नहीं, वाई एक्सेस में बढ़ता है कि नहीं। मैट्रिक्स तो बहुत ही एडवांस टॉपिक है, ये सीखना भी नहीं है। तो ये टॉपिक मैं आपको बोलता हूँ कि एक बार ज़रा खुद ट्राई करके देखना आप, बहुत है। और इससे के बाद में आई थिंक CSS इतनी काफ़ी है आपके लिए, लेवल के लिए तो काफ़ी है। और इसके बाद में आपको ये बता देता हूँ कि जो हम वेब बेस्ड चीज़ें बनाएंगे उसके अंदर, ताकि आप बेसिक का, ठीक है, ये वाला क्या होगा, आइडिया लग जाएगा आपको, हो सकता है आप खुद भी बना लो HTML और CSS। ठीक है, तो वेब बेस्ड CV के अंदर हम सबसे पहले तो हम नैप बार बनाएंगे। तब बेसिकली पूरा टेम्पलेट कैसा होगा मैं पूरा यही डिस्कस कर। सबसे पहले तो एक नैप बार होगा जिसके अंदर आपने टेक्स्ट देखे होंगे उनका, अबाउट, अबाउट नहीं मतलब आपके बारे में क्या है, आपकी एक इंट्रो होनी चाहिए, आपके जितने भी इंटरेस्ट हैं, जैसे आपको वेब डेवलपमेंट पसंद है आप वो लिखोगे। हाँ, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप हाँ CSS के अंदर तो आप कितना HTML के अंदर, कितना जावास्क्रिप्ट आखिरी आपने प्रोजेक्ट करे हुए हैं, और एट द लास्ट आपका कॉन्टेंट और फुटर। अबाउट मी के अंदर वही आपकी एक इमेज होगी और आपके बारे में कुछ लिखा होगा। माई इंटरेस्ट में आपके आइकन होने चाहिए और नीचे जैसे फर्स्ट आइकन पे आपने यहाँ पे लिख दिया कि आपको HTML अच्छी आती है, दूसरे में आपने लिख दिया आपको CSS अच्छी आती है, तीसरे में आपने लिख दिया जावास्क्रिप्ट आपको अच्छी आती है, आपने उसके बारे में लिख दिया कि मैंने ये करा। कुछ भी आपको जो भी आता है वो आप लिखो। स्टाइलिंग और स्टिकरिंग इम्पोर्टेंट है, कंटेंट नहीं। उसके बाद में आप स्किल्स अपनी डाल सकते हो वहाँ पे, कोई भी, जैसे यहाँ पे आप सपोर्टिंग डायग्राम डाल सकते हो, कोई ग्राफ डाल सकते हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट डाल सकते हो। प्रोग्रेस मतलब कि यहाँ पे एक ऐसा होता है, बार होता है जिसके अंदर जैसे आप, अगर आपको मान लो 50% आती है तो इतना भरा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा 50%। तो ये होती है प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो आप यहाँ पे ये के लिए आप यहाँ पे बना सकते हो, और लास्ट में आप
पे राइट, नीचे आप अपनी कोई भी एक अच्छा सा मैसेज डाल सकते हो। तो आपके पास में बेसिकली 2 प्रोजेक्ट हैं, तो आपको अच्छा हुआ कि आप करो अगली क्लास तक। आपको अपना CV बना के देना है, आप ट्राई करना अच्छा बना के, कोई एरर आएगा तो मैं देखूंगा। और ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन को एक बार ट्राई मारना। तो दैट्स फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप ग्रुप पे लिख सकते हो, तो बता सकते हो। एनी क्वेश्चंस और ये रिमार्क? वन मोर थिंग, मैंने चैट के अंदर अटेंडेंस और फीडबैक फॉर्म डाल दिया, तो एवरीवन प्लीज फिल दैट फॉर टुडे। प्लीज फिल कर देना और बताना कि क्वालिटी है एजुकेशन की, ठीक है? यस तो कर दो यार, सबको, सब लोग जाने से पहले सब लोग। रणबीर प्रसाद, और कोई नहीं है एक्टिव क्लास में? समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? लेकिन यही है, समझ आना चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप थोड़ा सा काम करके रखना, ट्राई करना। अगर कोई भी एरर आता है आपको ग्रुप पे लिखना, मैं ट्राई करूँगा जितनी चीज़ आपको रिजॉल्व करूँ।